हेलो फ्रेंड्स, अब तक हमने क्या किया है कि हमने ये देख लिया है कि जो हमारे सेल थे वो उनकी कैसे डिस्कवरी होती है। ठीक है, और जो सेल हैं उनको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट बोलते हैं लाइफ की। अब हम देखेंगे कि जो सेल है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। ठीक है, उसके अंदर कौन कौन से ऑर्गेनेलीज होते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे सेल की। तो हमने कहा था कि जो कोई भी सेल है उसके अंदर क्या होते हैं, कुछ स्पेशल कंपोनेंट्स होते हैं जिनको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनेलीज बोलते हैं। और ये ऑर्गेनेलीज क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो अब कैसे एक सेल ऑर्गेनाइज्ड होता है तो वो हम देखते हैं। तो हमने देखा था कि जैसे हर सेल जो होता है ना, ध्यान से देखने की बात है, हर सेल के पास तीन चीजें होती हैं। एक तो ये क्या होता है बीच में, जैसे सेंटर वाला जो पार्ट है थोड़ा सा डार्कली स्टेन्ड पार्ट होता है, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, ये क्या है, न्यूक्लियस। और ये इसके चारों तरफ जो ये जो मेम्ब्रेन सी दिख रही है ना, ये बाउंड्री सी है, ये होती है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इसके अंदर जो भी व्हाइट पार्ट है वो हमारा क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, तो ये सेल होते हैं। अब जितनी भी सेल की एक्टिविटी है वो कहाँ हो रही है, इस साइटोप्लाज्म के अंदर हो रही है। तो जितनी भी एक्टिविटीज हैं सेल के अंदर, या फिर जो अलग अलग सेल हैं वो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा वो अपने एनवायरनमेंट के साथ भी इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो वो किसकी वजह से है, इन सब चीजों की वजह से है। ठीक है, तीनों चीजों की वजह से। अब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करते हैं। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, जैसे हमने कहा क्या है, आउटर मोस्ट कवरिंग है किसी भी सेल की, जो कि जैसे ये सेल था, ये सेल था हमारा। ठीक है, ये न्यूक्लियस है। तो ये जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये क्या है, क्या कर रही है, सेल के अंदर जो इनर कंटेंट है इसका, उसको इसके एनवायरनमेंट से अलग कर रही है। बाहर क्या है, एनवायरनमेंट है सेल का, और अंदर इसकी, अंदर भी इसका एक इंटरनल एनवायरनमेंट है, तो उन दोनों को सेपरेट करने का काम कर रही है। इसके अलावा जैसे कि हमारे घर के अंदर क्या होता है, एक गेट होता है, तो गेट की तरीके से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या कर रही है, परमिट कर रही है एंट्री एंड द एग्जिट ऑफ सम मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल। कहने का मतलब क्या है कि कौन सी चीज सेल के अंदर जानी है, कौन सी चीज सेल के बाहर जानी है, तो उसको कौन डिसाइड करेगा, सेल मेम्ब्रेन, जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो डिसाइड करेगी। इसके अलावा ये कुछ चीजों को है ना आने से रोक भी रही है कि उनकी एंट्री हो गई नहीं। तो इस वजह से जो है सेल मेम्ब्रेन क्या है, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। सिलेक्टिवली परमिएबल क्या है, परमिएबल का मतलब हो रहा है कि चीजों को अलाउ कर रही है कि इसमें से चीजें जो हैं वो क्या है, मूव कर सकती है। ठीक है, इसके थ्रू मूव कर सकती है। और सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब क्या है कि कुछ स्पेसिफिक चीजें जो है, सिलेक्टेड चीजें हैं, वही क्या है यहाँ पे मूव कर सकती है। वो अंदर की तरफ भी मूव कर सकती है, वो सेल से के बाहर की तरफ भी मूव कर सकती है। अब सेल के अंदर कैसे सब्सटेंस की मूवमेंट होती है, कैसे सेल से बाहर की तरफ आ रही हैं चीजें, कैसे सेल के अंदर जा रही हैं चीजें, ये हम देखेंगे। तो अब देखो कि कुछ, अब जो ये सेल है इसमें से कुछ चीजें क्या है, बाहर निकल रही हैं, कुछ जा रही हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है या फिर ऑक्सीजन है, ये मूव कर रही है सेल मेम्ब्रेन के अंदर। कैसे मूव कर रही है, एक प्रोसेस है जिसका नाम क्या है, डिफ्यूजन। ठीक है, डिफ्यूजन के अंदर क्या होता है, एक स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होती है, यानी कि चीजें अपने आप मूव करती है फ्रॉम द हाई रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन। कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लो यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन मेरी ज्यादा है। ठीक है, बहुत ज्यादा ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं, और इस तरफ क्या है, दो, तीन, चार लगा लेते हैं, और इस तरफ एक या दो ही है। तो इस तरफ ज्यादा है, तो ज्यादा से कम की तरफ अपने आप मूव करता है, और इस मूव करने के प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्यूजन। तो सेम यहाँ पे ही होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू भी क्या है, ये जो सब चीजें हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है या फिर ऑक्सीजन है वो मूव करेंगी। ठीक है, अब जैसे कि हमारा जो है, हमारी जो सेल है, सेल के अंदर क्या है, यहाँ पे मान लो सेल के अंदर एक्यूमुलेट हो रहा है कौन, CO2। ठीक है, CO2 की कंसेंट्रेशन ज्यादा है, लेकिन हमारे जो सेल है, सेल के लिए जो CO2 है ना, वो किसका काम करती है, एक वेस्ट का काम करती है। तो इसको बाहर से एक्सक्रीट आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे CO2 की कंसेंट्रेशन क्या है, ज्यादा है। तो क्या होगा, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू जो CO2 है डिफ्यूजन होगा, और ये जो CO2 है ये कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा।
ठीक है। ऐसे ही जो हमारा सेल है, सेल को काम करने के लिए क्या चाहिए, फूड चाहिए, ठीक है, या फिर ऑक्सीजन चाहिए। अब ऑक्सीजन की लेवल यहाँ पे क्या है, सेल के अंदर कम है, ठीक है, लेकिन हमारे एनवायरनमेंट के अंदर क्या है, ऑक्सीजन बहुत ज्यादा है। तो सेम क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू जो ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं, ये क्या आ जाएंगे, अंदर आ जाएंगे, सेल के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो सेम है कि जैसे सब्सटेंसेस है, जैसे CO2 है, CO2 एक वेस्ट की तरह काम करती है, तो इसको एक्सक्रीट करना है, बाहर निकालना है सेल में, ठीक है, जो कि सेल के अंदर हाई कंसेंट्रेशन के अंदर है। जबकि जो सेल का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, वहां पे क्या है, CO2 की कंसेंट्रेशन कम है। तो ये क्या है, दोनों की कंसेंट्रेशन के अंदर डिफरेंस है, CO2 की, सेल के अंदर भी सेल के बाहर भी। तो इस लिए क्या होगा, हाई कंसेंट्रेशन से जो है लो कंसेंट्रेशन की तरफ बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन जो है CO2 मूव करेगी। सिमिलरली जो है ऑक्सीजन वो क्या करेगी, सेल के अंदर एंटर कर जाती है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। क्योंकि क्या है, यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है ना ऑक्सीजन की, वो कहाँ पे कम है, सेल के अंदर कम है। तो इस तरीके से जो डिफ्यूजन है वो हमारा एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है गैसियस का एक्सचेंज के अंदर, बिटवीन द सेल के बीच में और सेल के, मतलब दो सेल्स के बीच में भी कह सकते हैं हम, या फिर सेल या फिर उसके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर भी। सिमिलरली हमारा जो वाटर है, वो भी क्या है, वाटर भी जो है वाटर जो मूव करता है वो भी डिफ्यूजन के थ्रू ही मूव करता है। और जो मूवमेंट होती है ना वाटर मॉलिक्यूल्स की इस सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन से, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम ऑस्मोसिस बोलते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम, ऑस्मोसिस बोलते हैं। अब क्या है कि जो मूवमेंट है वाटर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, वो अफेक्ट होती है कि कितनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है वो डिजोल्व है वाटर के अंदर, ठीक है। ऑस्मोसिस के अंदर क्या होता है, नेट डिफ्यूजन होता है वाटर का across a selectively permeable membrane towards a highly solute concentration। कहने का मतलब क्या है, जैसे कि हम ये कर लेते हैं, एक सेल है ए, एक बना लेते हैं, जैसे ये सेल ही ले लेते हैं, ठीक है। सेल सेल के अंदर हमने कहा है इसका जो साइटोप्लाज्म होता है ना, सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर मेनली क्या होता है, वाटर होता है। लेकिन इस वाटर के साथ साथ क्या है, कुछ यहाँ पे प्रोटीन्स वगैरह दूसरी सब्सटेंस भी मिलेंगे। तो यानी कि वो किसका काम करेंगे, वो सोल्यूट का काम करेंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पे सेल के अंदर हम कह सकते हैं इसके साइटोप्लाज्म में एक सॉल्यूशन की फॉर्म में है, ठीक है। और एक बार भी मान लो इसको किसी बीकर वगैरह के अंदर रख देते हैं हम सेल के अंदर, यहाँ पे या फिर कोई दूसरा सेल भी हो सकता है, ठीक है। तो मान लेते हैं इस तरीके से बाहर ये बीकर है, इसके अंदर भी सोल्यूट मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर भी है। अब देखो यहाँ पे जो ये ग्रीन डॉट्स है ना वो ज्यादा ले रखे हैं। इस कहने का मतलब क्या है कि ज्यादा, यहाँ पे जो सोल्यूट है, सोल्यूट की कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, ठीक है। सोल्यूट ज्यादा होगा और सेल के अंदर क्या है, सोल्यूट की जो अमाउंट है वो क्या है, कम है। सोल्यूट, देखो सोल्यूशन के अंदर दो चीजें होती है, एक होता है सोल्यूट, एक होता है सोलवेंट। तो यानी कि जो सोलवेंट है, सोलवेंट क्या है हमारा, वाटर है। तो यानी कि यहाँ पे जो वाटर है, वाटर का लेवल पता चल जाएगा क्या होगा, ज्यादा होगा। सिमिलरली जो बीकर है, बीकर के अंदर क्या होगा, जो वाटर लेवल है, सोल्यूट ज्यादा है तो वाटर की जो अमाउंट होगी वो कम होगी रिलेटिवली। तो क्या होगा, जो वाटर है उसकी नेट मूवमेंट होगी कहाँ से, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। तो क्या है, जो वाटर है वो कहाँ मूव करेगा, सेल से हमारे इस बीकर की तरफ मूव करेगा। तो ये था इसके अंदर, ठीक है। अब जैसे आता है कि अगर हम किसी भी प्लांट सेल को या फिर एनिमल सेल को शुगर सॉल्यूशन के अंदर रखते, साल्ट सॉल्यूशन के अंदर रखते, तो क्या हो सकता है। तो यहाँ पे तीन चीजें हो सकती है हमारे पास, ठीक है। तीन चीजें क्या है वो देखते हैं। अगर कह रहा है जैसे ये हमारा सेल है, ठीक है, और ये हमारा बीकर है, इसके अंदर जैसे ये है कि अगर द कह रहा है इफ द मीडियम सराउंडिंग दिस सेल हैज द हाई वाटर कंसंट्रेशन, कि ये जो मीडियम है, ठीक है, यहाँ पे
इस तरीके से है। ये जो रेड डॉट से मैंने है ना, ये क्या है, ये हमारे सोल्यूट है, ठीक है। और ये जो बच गए ये क्या हो जाएंगे, ब्लू वाले, ये सोलवेंट हो जाएंगे। तो अगर मीडियम के अंदर क्या है, जो ये बीकर है इसके अंदर हमारी सोलवेंट की अमाउंट बहुत ज़्यादा है, यानी कि वाटर ज़्यादा है, तो सिंपल सी बात है, जो ये वाटर है ये कहाँ मूव करेगा, सेल के अंदर मूव कर जाएगा, ठीक है। और ये जो सॉल्यूशन है इसको हम क्या कह सकते हैं, वाटर ज़्यादा है और सोल्यूट कम है, तो ये इसको बोल सकते हैं हम, ये कैसा सॉल्यूशन है, ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है, ठीक है। कैसा सॉल्यूशन है ये, डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन के अंदर अगर रखा है तो जो वाटर है वो कहाँ जाएगा, सेल के अंदर चला जाएगा। तो इस वजह से क्या है, सच्चा जो सॉल्यूशन होगा ना, इस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। हाइपोटोनिक वैसे भी कह सकते हैं, हाइपोटोनिक का मतलब होता है जो चीज कम कंसंट्रेटेड है, ठीक है, जिसके अंदर जो देखो हाइपो का मतलब होता है लो, और टोनिक का मतलब होता है कि उसमें सोल्यूट कितना है, टोनिसिटी क्या है उसकी। तो ये जो डाइल्यूट है वही क्या होता है, हमारा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। तो यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है इसमें से वाटर मॉलिक्यूल्स जा भी रहे हैं और आ भी रहे हैं, ठीक है, दोनों चीजें हो रही है। लेकिन अगर हम नेट देखेंगे ना तो ज्यादा मॉलिक्यूल जो हैं वो सेल के अंदर जा रहे हैं। अब जिस सेल के अंदर जा रहा है पानी तो क्या होगा, सेल स्वेलअप कर जाएगा, ठीक है, इसका जो साइज है सेल का ये थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा हमारा सेल। फिर आता है अगर मीडियम जो है, जैसे ये हमारा सेल है, ठीक है, और ये मीडियम है, इनके अंदर क्या है, दोनों की कंसेंट्रेशन सेम है, ठीक है, वाटर की, इतना ही वाटर यहाँ है इतना ही यहाँ है, तो क्या होगा, जो सेल है सेल के अंदर पानी जाएगा मेम्ब्रेन के थ्रू और आएगा भी, ठीक है। तो इस केस में कोई मतलब नेट मूवमेंट नहीं हो रही। नेट का मतलब क्या हो रहा है, कि एक दूसरे को कैंसिल करने के बाद जो निकल रही होती है, तो यहाँ पे कोई नेट मूवमेंट नहीं है वाटर के अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, और इस सॉल्यूशन को बोलते हैं आइसोटोनिक। आइसो का मतलब क्या होता है, सेम, और टोनिक का मतलब होता है कंसेंट्रेटेड कह सकते हैं, यानी कि सेम लेवल पे दोनों जो है कंसेंट्रेटेड है। तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोल दिया, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो वाटर जो है यहाँ पे भी दोनों डायरेक्शंस के अंदर जा रहा है, लेकिन जितना पानी जा रहा है उतना ही क्या है, वाटर आ रहा है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन में से निकल रहा है। तो इस वजह से कोई नेट मूवमेंट नहीं होगी। नेट मूवमेंट नहीं होगी तो जो सेल है उसका साइज क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब इसके अंदर एक तीसरा देखो, तीसरे के अंदर क्या है कि अगर जैसे इसको सिलेक्ट कर लेते हैं पहले, कि ये हमारा क्या है, सेल है, ठीक है, और ये क्या है, बीकर है, हाइपरटोनिक है ये, ठीक है। हाइपरटोनिक का मतलब क्या है कि जो सॉल्यूशन है ना उसके अंदर क्या है, वो हाईली कंसेंट्रेटेड है। तो यानी कि यहाँ पे क्या होगा, सोल्यूट के मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे तो वाटर क्या होगा, कम होगा, ठीक है, वाटर यहाँ पे क्या होगा, कम होगा। जबकि सेल के अंदर वाटर ज्यादा है तो ये जो है नेट मूवमेंट देखेंगे हम अगर, तो क्या होगा, जो सेल है सेल में से जो वाटर है वो कहाँ जाएगा, इधर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जो ये सेल है इसका साइज क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। बस यही है इसमें कि अगर कोई जो मीडियम है उसकी क्या है, वाटर कम है उधर सेल से, तो इसका मतलब क्या है, सॉल्यूशन कैसा होगा, ये हाईली कंसंट्रेटेड होगा। तो जो सेल है वो क्या करेगा, वाटर लूज कर देगा बाय ऑस्मोसिस। तो इस सॉल्यूशन को हम क्या बोल देंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोल देंगे। अगेन क्या है कि जो वाटर है वो दोनों डायरेक्शन के अंदर है, यहाँ से जो वाटर है वो जा भी रहा है आ भी रहा है, लेकिन जो नेट मूवमेंट देखेंगे ना वो क्या है कि जो वाटर है वो सेल में से कहाँ आ रहा है, हमारे मीडियम के अंदर आ रहा है। तो ये जो सेल है उसका साइज कम हो जाएगा, यानी कि वो क्या कर जाएगा, श्रिंक कर जाएगा। तो ओस्मोसिस क्या है, एक स्पेशल केस है डिफ्यूजन का थ्रू अ सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब हम एक एक्टिविटी ट्राई करते हैं। एक्टिविटी में क्या है कि जैसे ये हमारे पास एग है, अगर इसका जो एग होता है ना, इसका जो शेल होता है वो किससे मिलके बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट से मिलके बना होता है। किससे, कैल्शियम कार्बोनेट से। तो इसको अगर हम HCl के अंदर इसको डिसोल्व करते हैं तो हम देखेंगे जो ये कैल्शियम कार्बोनेट की जो ये लेयर है ना वो निकल जाएगी,
ठीक है। और उसके बाद फिर क्या है, जो एग है ना, एग के बाहर एक बिल्कुल पतली सी लेयर बच जाती है जिसको हम बोलते हैं उसकी आउटर स्किन, ट्रांसपेरेंसी होती है ये। ठीक है। अब ये जो एग है ना, अगर इसको हम प्योर वाटर के अंदर रखते हैं और 5 मिनट के बाद अगर हम देखेंगे तो क्या होगा, जैसे ये हमने इसको किस में रख दिया, वाटर के अंदर रख दिया, जबकि ये जो एग है इसके अंदर तो क्या होगा, सोल्यूट भी होगा। ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे सोल्यूट की कंसेंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, तो यहाँ पे वाटर क्या है, कम है। तो क्या होगा, जो ये था मीडियम था, मीडियम में से वाटर कहाँ जाएगा, इस एग के पास चला जाएगा। तो एग का जो साइज है वो क्या हो जाएगा, स्वेलअप कर जाएगा, क्योंकि पानी इसके अंदर चला गया। अब ऐसे ही हमने क्या किया, एक डी शेल्ड एग ले लिया, यानी कि उसका जो एग आउटर शेल था वो रिमूव नहीं कर दिया, और उसको हमने डाल दिया एक कंसेंट्रेटेड सोल्यूशन के अंदर। ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो साल्ट है ना, साल्ट की कंसेंट्रेशन क्या है, बहुत ज्यादा है, साल्ट की कंसेंट्रेशन ज्यादा है, और वाटर की कंसेंट्रेशन क्या है, कम है। और ये हमारा एग है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वाटर की कंसेंट्रेशन ज्यादा है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो एग है ना, एग में से जो वाटर है, ठीक है, सॉरी सिमिलरली डिश, मतलब जिसका शेल रिमूव कर रखा है यहाँ पे भी, ठीक है, एक गलती हो गई थी, तो वाटर यहाँ पे क्या करेगा, मूव कर जाएगा इस बीकर की तरफ। ठीक है। तो जो एग है इसका साइज क्या हो जाएगा, और छोटा हो जाएगा, श्रिंक कर जाएगा। तो सेम ऑस्मोसिस का ही है ये। सेम इसी तरीके से अगर हम जैसे क्या देखते हैं कि हम अपनी डेली लाइफ के अंदर जैसे रेजिन्स होती हैं, ठीक है, आपकी किशमिश होती हैं, उनको अगर हम पानी के अंदर छोड़ देते हैं कुछ टाइम के लिए तो उनका साइज बढ़ जाता है, और वापस से अगर हम उनको कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के अंदर या फिर सार सॉल्यूशन के अंदर रखेंगे ना, तो क्या हो जाएगा, उसका जो उनका जो साइज है ना वो श्रिंक कर जाएगा। तो यही है, तो इनके ये रिजल्ट्स दिए। अब आते हैं कि कुछ यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि पानी के अंदर रह रहे हैं, या फिर कुछ प्लांट सेल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वाटर को कैसे एब्जॉर्ब करते हैं, ऑस्मोसिस के थ्रू। ठीक है। इनफैक्ट आपके जो प्लांट्स होते हैं ना, वो रूट्स में से जो वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, हम कहते हैं रूट्स हैं वो पानी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, वो किससे कैसे कर रहे हैं, वो ऑस्मोसिस के थ्रू ही कर रहे हैं। तो जो डिफ्यूजन है वो हमारे पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है गैसेस के एक्सचेंज के लिए और वाटर के एक्सचेंज के लिए सेल के अंदर। इसके अलावा जो सेल है वो क्या है, अपने एनवायरनमेंट से सिर्फ ये दो चीजें नहीं लेता कि पानी ले रहा है या फिर ऑक्सीजन या फिर CO2 जो है, मतलब गैसेस का एक्सचेंज कर रहा है, इसके अलावा वो न्यूट्रिशन भी ले रहा है। अलग अलग जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या है, सेल में से जा रहे होते हैं, आ रहे होते हैं, तो वो अलग अलग टाइप के ट्रांसपोर्ट के थ्रू होते हैं। और कुछ ऐसे भी ट्रांसपोर्ट होता है जो कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, जिसके अंदर एनर्जी यूज होती है। ठीक है। और कुछ ट्रांसपोर्ट ऐसा होता है जो कि पैसिवली होता है, उसके अंदर किसी भी तरीके की कोई एनर्जी यूज नहीं होती। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो फ्लेक्सिबल है। ठीक है। और ये किससे मिलकर बनी होती है, ये हमारे लिपिड से मिलकर बनी होती है और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, लिपिड एंड प्रोटीन्स की लेयर होती है ये। हावेवर अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे ना, इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है, ये इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर होता है, ये हमारे लिपिड्स के मॉलिक्यूल हैं। ये बन भी नहीं रहा। ठीक है। सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस। तो ये जैसे लिपिड्स के मॉलिक्यूल हैं, और इनके बीच में कहीं ना कहीं हमें क्या देखने को मिलता है, जैसे यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं प्रोटीन्स। ठीक है। या फिर इसके लिपिड्स के ऊपर हमें प्रोटीन्स देखने को मिल सकते हैं। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक रफली स्ट्रक्चर बताया मैंने कैसा होता है। फिर आता है कि जो फ्लेक्सिबिलिटी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, उसकी वजह से ये क्या है कि अपने बाहर के एनवायरनमेंट से क्या ले सकता है, फूड ले सकता है। जैसे कि अमीबा होता है, ये अपनी शेप चेंज कर सकता है, फ्लेक्सिबल है। तो ये जैसे यहाँ पे फूड है, तो ये क्या करता है, ये जैसे यहाँ पे फूड है, तो ये फूड आ गया, तो अब ये इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर, मतलब इसको इनगल्फ करता है। ठीक है। जैसे यहाँ पे था ये, इसको पहले अपने चारों तरफ इसको ऐसे करके वो बना लेगा, फिर ये जो दोनों हैं ये आपस में भी मिल जाएंगे, और ये जो फूड है ये इसके अंदर आ जाएगा। तो ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। एंडो का मतलब क्या है, कोई भी चीज अंदर गई है। ठीक
ठीक है, एंडो अंदर कर लो, ठीक है। और साइटोसिस मतलब साइटो का मतलब होता है सेल, तो कोई भी चीज सेल के अंदर गई है तो उसको क्या बोल दिया, एंडोसाइटोसिस। इसी तरीके से एक्सोसाइटोसिस होता है। एक्सोसाइटोसिस के अंदर क्या होता है, एक्सो मतलब एग्जिट करना, तो चीजें जो है वो एग्जिट करेंगी सेल से। तो अमीबा है जैसे, वो क्या अपना फूड कैसे लेता है, एंडोसाइटोसिस के थ्रू ले रहा है, ठीक है। तो आज यहाँ तक कर लेते हैं, सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक ही करेंगे। फिर आते हैं कि कैसे जो सब्सटेंसेस है वो लाइक जैसे कि आपकी CO2 है या फिर जो ऑक्सीजन है वो सेल, या फिर CO2 हो गया, वाटर हो गया, वो कैसे सेल में से मूव कर रही है। तो ये हमने देख लिया है कि जो CO2 है इसकी कंसंट्रेशन क्या है, सेल के अंदर ज़्यादा है, ठीक है, सेल के अंदर ज़्यादा है, बाहर कम है। तो क्या हो रहा है, डिफ्यूजन के थ्रू विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये क्या हो रहा है, बाहर निकल रही है। सेम वाटर के हम 3 केस देख चुके हैं, तो वो बता देंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, हाइपो के अंदर क्या होता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है। फिर आता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सिलेक्टिवली परमेबल क्यों है, क्योंकि हमने कहा ये क्या है, कुछ सिलेक्टेड चीजों को ही क्या है अलाउ कर रही है कि वो मूव कर सकते हैं थ्रू द सेल, ठीक है। उनकी एंट्री और एग्जिट जो है सिलेक्टेड चीजों की, वो कौन डिसाइड कर रहा है, हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिसाइड कर रही है। तो इस वजह से इसको क्या बोल दिया हमने, सिलेक्टिवली परमेबल बोल दिया। अब बच गया हमारा सेल वॉल। सेल वॉल भी कर ही लेते हैं, चलो सेल वॉल अगले उसमें कर लेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगा होगा।